वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एस 10 और हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से। अगर बात की जाए तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा रुझान ये देखा गया है कि जो यहाँ की यूथ है वो पाकिस्तान से बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है और इस सारे लाहे अमल में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं जो स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करती हैं और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, चाहे वो उनके करियर के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो या एजुकेशन के हवाले से हो। तो ये कैसा प्रोसेस रहता है और इसका पाकिस्तान पे कितना इम्पैक्ट चाहता है और पाकिस्तान के लिए क्या ये ख्वाह अच्छी बात है, बुरी बात है? क्योंकि यहाँ से अगर यूथ सारी माइग्रेट कर जाएगी बाहर तो क्या पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के लिए जो है वो कितना साजगार साबित होता है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तनवीर नज़ीर, CEO हैं यूनिगाइड कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपका हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो यूनिगाइड कंसल्टेंट है ये 2009 से सर्व कर रही है, स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग का काम कर रही है। ऑलमोस्ट 14 साल इसको हो गए हैं और डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ इनके ऑफिसेज हैं, लेकिन मेनली जो इनकी कंपनी है वो सर्व करती है फैसलाबाद और लाहौर में। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनके थ्रू अब्रॉड में जा चुके हैं और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के अपने लाइफ को सेट कर चुके हैं। तो सर थोड़ा सा अगर बात करें कंपनी के हवाले से तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे देखने वाले को बताएं कि आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है। और जैसे कि मैंने बता ही दिया इंट्रोडक्शन में कि ऑलमोस्ट जो है वो 14 ईयर्स से आप जो है वो सर्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया। ये सिटी 41 का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एजुकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और सिटी वाइज काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि फॉरेन एजुकेशन को ऐड कर लिया और इसके ऊपर ओपिनियन ले रहे हैं। ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इस पे तो आपको मैनी कंग्रेचुलेशंस। बीइंग अ यूनिगाइड कंसल्टेंसी हम लोग 2009 से ऑपरेट कर रहे हैं और लाहौर, जैसे बताया, मेन ऑफिस लाहौर में हमारे 3 ऑफिस हैं, दैन फैसलाबाद और डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। हम लोग मेनली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए को कर रहे हैं। दैट्स मीन के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को मेन फोकस है, जो कि एक्चुअली एजुकेशन का कह लें सेंटर है, हब है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ ही स्टार्ट करती हैं एजुकेशन को, रिसर्च को, क्योंकि पूरी दुनिया में मटीरियल सारा इंग्लिश में है। उसके अलावा हम एडिशनली जापान को करते हैं नॉन स्पीकिंग कंट्री के तौर पे, क्योंकि वहाँ स्कॉलरशिप्स अच्छी हैं और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। तो आपके मतलब इदारे के थ्रू जितना भी, अगर थोड़ी सी स्टूडेंट की बात करें कि यूनिवर्सिटी के बाद हमेशा जो है वो स्टूडेंट की पहले से कोशिश होती थी कि किसी अब्रॉड कंट्री में निकल जाएं, वहाँ पे डिग्री लें, फिर वहीं पे जो है वो करियर को परस्यू करें। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं। तो अब जैसे भी पहले तो सिर्फ जो थे हम देखते थे कि जो थोड़ा सा हाई फाई क्लास है वो ही प्रेफर करती है, लेकिन अब मिडिल क्लास फैमिली है या जिसके पास थोड़ी सी भी कोई मतलब इनकम है, सेविंग है, वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने एक्सपेक्ट्स को लगा के बाहर चले जाएं ताकि अपनी जो करियर को है वो ब्राइट कर सके। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो यूथ की माइग्रेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये कितना पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगा? अच्छा, इसकी एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले अगर हम देखें, जब इंडो पाकिस्तान था, उस वक़्त को अगर हम रिकॉल करें तो उस वक़्त भी लोग पढ़ने जाया करते थे। जैसे कायद-ए-आज़म की एग्जांपल है, अल्लामा इकबाल की एग्जांपल है। अच्छा, उस वक़्त चूँकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इवन देन जो अफोर्ड करते थे लोग, उनके बच्चे बाहर ही पढ़ा करते थे। लेटर ऑन ट्रेंड्स चेंज हुए, अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हुई, इंटरनेशनल डोर्स ओपन हुए, तो उसमें मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि लोअर क्लास तो अगेन स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान में भी और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन, आई टेल यू। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, इन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एजुकेशन के बगैर ये ग्रो नहीं कर सकते। इनको अगर अपर क्लास में जाना है तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो लोगों ने अल्टीमेटली अपने फाइनेंसिस को क्रिएट करना शुरू किया। उसमें मोस्टली लोगों ने पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ किया, दैन कुछ लैंड जिन लोगों के पास थी वो करके, तो वो क्या करते हैं कि जी इनिशियल फ़ीस पे करते हैं और दैन वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ भी जाते हैं पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है, तो वो कुछ अपनी फ़ीस उधर से मैनेज करते हैं
देन अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। एंड ऑफ द डे जब वो डिग्री कर लेते हैं तो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन तनवीर, आपको ये नहीं लगता कि अगर सारी पाकिस्तान की यूथ यहाँ से बाहर चले जाएगी, सिर्फ अपनी करियर का सोचेगा, तो मुल्क का कौन सोचेगा? और इसमें ये भी है कि अगर हम यहाँ पे रहते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें तो उस हवाले से कितना ये मतलब ये इक़दाम जो है वो पॉजिटिव साबित होता है या नेगेटिव? क्योंकि अगर मुल्क से सारी यूथ बाहर चले जाएगी, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल बाहर मिल रहा है, तो हम तो दूसरी कंट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं, फिर अपनी कंट्री को कौन देखेगा? अच्छा, इसमें मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, ये ट्रेंड जैसे मैंने बताया हमेशा से है। तो इंडिया की हम एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अगर लास्ट 15 ईयर्स को देखें तो लास्ट 15 ईयर्स में उन्होंने बाकायदा प्रमोट किया, अपने बच्चों को बाहर भेजा, इवन स्कॉलरशिप्स के ऊपर, इवन उन्होंने बैंक लोन्स डिफरेंट बैंक्स ने क्रिएट किए जो बच्चों को लोन दे के भेजते थे और बच्चे लोन वापस रिटर्न करते थे विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर। उससे क्या हुआ कि उनकी यूथ गई बाहर और उस यूथ ने क्या किया, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस अपने कंट्री में भेजे। और आज डेवलपमेंट का लेवल देख लें, एजुकेशन का लेवल देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल देख लें, वो सारा कुछ उनका हुआ एजुकेशन की वजह से। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हम जिस रीजन में हैं इसमें एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड और लेवल नहीं है। अगेन जो बच्चे अमेरिका गए, जो कनाडा गए, जो ऑस्ट्रेलिया गए, जो यूके गए, इन लोगों ने डिग्रीज ली और अगेन उन्होंने सर्व किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें इंडियंस को उन्होंने बुलाया और अब पेनिट्रेट कर गए पूरी दुनिया में। तो इसी सिनेरियो को अगर हम पाकिस्तान के देखें तो पाकिस्तान भी अगर अपनी यूथ को भेज रहा है तो ये लोग जाएं, डिग्रियां करें और अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशंस पे चले जाएं तो रेमिटेंस तो आएगी आएगी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। फिर सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन कंपनीज़ को कन्विंस किया, उन्होंने आके इंडिया में ऑफिसेज बनाए। सेम अगर पाकिस्तान कर लेता है तो आप इमेजिन करें कि फॉरेन रेमिटेंस के साथ कंपनीज आएंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना ये एजुकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर तो हम हमेशा से हमारा फोकस होता है क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है और हर बच्चे की हम चाहते हैं कि जो रसाई है वो तालीम तक हमेशा रहे। और जो है जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बाहर जाके, लेकिन इसके लिए भी कहते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें, या हम कह सकते हैं कि हम खुद भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके अपने करियर करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इस सारे लाहे अमल के लिए आपको पता है कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, क्योंकि शुरू से ही पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों की जो है वो फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, तो बच्चा खुद कभी वो डिसीजन ले ही नहीं पाता है और उसकी उस तरह से कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है। और हमारे अगर थोड़े से तालीमी इदारों की बात करें, जैसे आपने भी बात की कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तालीमी इदारों में भी सिर्फ थेरी पे जो है वो फोकस किया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को दी ही नहीं जाती है कि क्या वे ऑफ सोर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए इनकम जनरेट कर सकते हैं या अपने करियर को जो है किस फील्ड में ज़्यादा परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे मतलब पॉइंटर्स हैं जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो करियर काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और आपको क्या लगता है कि क्या अब पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Career counseling is really one of the main tool for any organization, any institution, any student. Unfortunately, जैसे आपने बात की, ये रियलिटी है पाकिस्तान में काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग करियर काउंसलिंग है ही नहीं। हमारे पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, टीचर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि हमारे इधर ट्रेंड नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इंटरनेशनल सिनेरियो में दूँ तो जितने भी बच्चे ये बाहर जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम कनाडा की एग्जांपल लें तो कनाडा के अंदर और यूएस के अंदर जैसे ही बच्चा यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होता है फर्स्ट डे, तो उसकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे फिक्स कर दी जाती है विद इन वीक काउंसलर के साथ। जो काउंसलर का पर्पज़ ये है कि उसने बैठना है, उसका माइंड चेक करना है कि ये फ्यूचर प्लान क्या कर रहा है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं, फिर कोर्स सिलेक्शन करवानी है, कोर्स मॉड्यूल सेलेक्ट करवाने हैं और उसको पूरा एक करियर पाथ बना के देना कि आप ये डिग्री करके एंड पे आपको डिग्री क्या अवार्ड होगी और उससे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। नेचुरली ये बच्चे के इंटरेस्ट को देख के वो एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इसको पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ना किसी स्कूल में करियर काउंसलिंग है, ना किसी यूनिवर्सिटी में है। रीसेंट ट्रेंड्स में अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जो हमारे कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल पर्टिकुलरली इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वो करियर काउंसलिंग के वीकली
उन्होंने सेशंस रखे हुए हैं। उसके बाद वो साल में 2-3 दफ़ा एक लार्ज स्केल पे इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें पूरी वो करियर काउंसलिंग के ऊपर ट्रेनिंग और वो उस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है और वो करंट ट्रेंड्स की नीड है, उसके बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते, बच्चों को गाइड नहीं कर सकते और ये अल्टीमेटली स्कूल्स में कॉलेजेस में प्रमोट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो आप कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन ये सारी चीज़ों में लैग कर जाएंगे। जैसे आपने बात बहुत अच्छी की कि बच्चे को पता ही नहीं होता उसने करना क्या है, उसका करियर प्लान क्या है। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद भी देखी हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जैसे मेरे खुद के भी फेलोज थे, हम लोग डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी जो है ना बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब हमें करना क्या है, मतलब कि हम डे 1 से वो रास्ता ही नहीं पकड़ के चल रहे हैं कि जहाँ पे चल के हमें पता चले कि अच्छा ये हमारा जो एकेडमिक वे है इसको हम अपने प्रोफेशनल जो है गोल्स तक कैसे लेके जा सकते हैं। पहले हम पढ़ते कुछ हैं और आगे से आके हम जो है ना फिर देख लेते हैं अच्छा मामा ताया चाचा के बेटे ने फलां में एक्सेल कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि अगर फलां का बच्चा जो है वो मेडिकल में अच्छा है तो आपका बेटा भी उसी में एक्सेल करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें पेरेंट का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही की कंपनी की बात करें तो क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो उसे चेक करके उसे थोड़ा सा गाइड भी किया जाता है, उसे प्रॉपर जो है उसकी जो है काउंसलिंग की जाती है कि वो कहाँ पे जो है वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ले कर सकता है और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो उसे ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले अभी जो आपने बात की पेरेंट्स की कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज़ में काउंसलिंग करके ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सके, इसमें वैल्यू ऐड करूँ अगर तो मैं अपने करियर में देखूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की थी। अब कंप्यूटर साइंस में डिग्री मैंने जब की तो मुझे मेरे एक कज़न ने एडवाइस की कि जी ट्रेंड ये है कंप्यूटर साइंस का तो कंप्यूटर साइंस कर लो, जबकि ना उसने पूछा कि इंटरेस्ट क्या है, प्लान्स क्या हैं, करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिग्री कर ली। डिग्री करने के बाद आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई टेल यू कि मुझे एक उस्ताद मिल गए हैदर अली खान साहब। मैं हमेशा प्रेज़ करता हूँ, थैंकफुल हूँ अल्लाह का भी उनका भी। उन्होंने मुझे मेरा करियर पाथ बताया। दैट इज़ समथिंग वी कॉल काउंसलिंग कि उन्होंने बैठ के मुझे, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने काउंसलिंग की कि भाई आप जो सोचते हैं, आप जो प्लान करते हैं, आपकी जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में है तो आपको करियर काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैं एज अ काउंसलर इस फील्ड में आ गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारी जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, हमारी जो कंसल्टेंसी फर्म है, इसमें 5 मेन करियर काउंसलर्स हैं जिसमें मैं खुद काउंसलिंग करता हूं और मेरा फोकस मेनली होता है कि बच्चे को बताया जाए कि ये जो कोर्स वो करना चाहता है इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दुनिया में इस कोर्स से रेलिवेंट कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कह लें कि प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट को काउंसल करना है, ना कि उसको बाहर भेजना है, ना कि उसको जो है ना वीज़ा का फोकस करना है। हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये जेन्युइन स्टूडेंट आपको बताऊं मैं कि वो उसका फोकस भी यही होता है कि जी मैं ये डिग्री करना चाहता हूँ, मुझे बताएं इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और इस प्रोग्राम से मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे। डेफिनेटली हमारी जो लोकल क्वालिफिकेशन है जिसमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक है, ये बच्चों को थोड़ी, चूँकि काउंसलिंग की अवेयरनेस उस तरह से नहीं है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सिस्टम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो थोड़े से क्लियर होते हैं कि जी मैंने ये बनना है या ये मैंने पढ़ना है। तो ये जो हमारे लोकल क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और हम पर्सनली भी इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इनको गाइड करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होने हैं, जो कि एक्चुअल उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि खाली डिग्री कुछ नहीं है। उस डिग्री की एक फर्स्ट तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप नहीं कर सकेंगे। फिर नेचुरली फाइनेंसिस का होना और उस प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उस प्रोग्राम को करने की अहलियत भी बच्चे में है कि नहीं है। तो ये नेचुरली काउंसलर का काम है जो वैल्यूएट करके उसको गाइड करता है। बिल्कुल, क्योंकि काउंसलिंग किसी भी तरह की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि आप डिग्री लेने के बाद फिर किसी कंसल्टेंट से जाएं और उनसे बात करें कि जो है वो उनकी करियर काउंसलिंग करें। ये एक ऐसा अमल है जो हमें डे 1 से अपने बच्चों के साथ स्टार्ट करना चाहिए ताकि उनकी करियर काउंसलिंग होती रहे
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10 और हम बात करें करियर काउंसलिंग के हवाले से। एक थोड़ा सा बहुत सारे हमें जो है वो आजकल ऑफिसेज देखने को मिलते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी डिग्री लेकर आएँ और हम आपके लिए जो है वो पूरा प्रोसेस जो है उसको रेडी रखेंगे और आपको अब्रॉड भेजेंगे। और बहुत सारे लोग उसमें मिसहैप्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको अच्छे से गाइड नहीं करते, सिर्फ पैसा छापने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो ऑथेंटिक पर्सन के पास जाएँ ताकि अच्छे से वो आपको गाइड कर सकें। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। तो आपकी करियर काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद जो आपकी माइग्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से आप जो है वो अपने लिए और दूसरों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। तनवीर, अगर थोड़ी सी बात करें ऑथेंटिसिटी की भी बात करें तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे इस तरह के केसेस भी आपके सामने आते होंगे कि अगर स्टूडेंट आपके पास आते हैं तो लोगों को सिर्फ ये होता है कि अपनी जेबें भर लें। तो क्या कभी इस तरह का आपके साथ चांस हुआ या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लोग आपके पास आए हों और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि फ़लाँ कंसल्टेंट के पास गए थे तो बहुत मतलब जो है वो बुरा एक्सपीरियंस रहा और फिर आपके पास आके, आपकी कंपनी के पास आके उनको एक राइट वे, एक राइट पाथ मिला हो? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें प्रीटी कॉमन। और रीसेंट ट्रेंड में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ब्रिटिश, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज़ कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज बनाए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ऑफिसेज भी नहीं हैं, सिर्फ रिमोटली वो एप्लीकेशंस के थ्रू एप्लीकेशंस ले रहे हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं वो चूँकि इतने वेल अवेयर्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से और वो उस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकें, तो बहुत सारे बच्चे उनके पास जा रहे हैं और उनसे प्रोसेस हो रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी करे कि ये कंपनीज़ अगर देखें एंड ऑफ द डे ना तो वो कंपनीज़ कोई फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में ला रही हैं कि जब अल्टीमेटली बचा जाएगा तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो कंसल्टेंट को मिलने हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक ड्रॉबैक तो इसका ये हो गया। दूसरा ये कि उनका ऑब्जेक्टिव करियर काउंसलिंग नहीं है, उनका तो ऑब्जेक्टिव मनी हंटिंग है। इस मामले में मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश काउंसिल इज़ द ओनली ऑफिस आई टेल यू जो इस टाइम कह लें कि 10% या 15% वर्क कर रहा है, जो कंसल्टेंट्स को ऑन बोर्ड कर रहा है और उनकी रिकग्निशन वो यूनिवर्सिटी से लेता है, देन उसको करता है। तो जो रिकग्नाइज, इधर बहुत सारी कंपनीज रिकग्नाइज भी हैं प्रॉपरली, इनके सेटअप्स हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ से भी रिकग्नाइज हैं, ब्रिटिश काउंसिल से भी रिकग्नाइज हैं, देन दे हैव देयर ओन ऑफिसेज एंड सेटअप्स और वो सारी चीज़ें, और इवन लोकल गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड हैं। तो वो अब बच्चे ने कैसे इसको करना है, ये एक काफ़ी मतलब मेजर क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, वही बात आ जाती है कि हर चीज़ में हमारे यहाँ काउंसलिंग की अभी भी बहुत अशद ज़रूरत है कि हम अपना जो है ना अपने माइंड को उतना ब्रॉड ही नहीं कर सकते। और सबसे एक चीज़ जो यहाँ पे लैक करती है ये भी है कि हम कुछ भी काम करने से पहले कभी उस पर रिसर्च नहीं करते हैं कि कहाँ पे क्या कंपनीज हैं, किस तरह से हैं। तो उसका बहुत बड़े एक रेशो जो है वो स्कैम की सूरत में सामने आता है। तो इसी तरह के जैसे आप बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आपके ऑफिस का विज़िट करते हैं या आपके पास आते हैं, या आप देखते हैं कि अच्छा ये एज ग्रुप के ज़्यादा, या किस डिग्री के बाद लोगों को होता है कि अच्छा अब जो है वो हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें यहाँ से माइग्रेट करना है और अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज़ के लिए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको अगर हम लास्ट 10 ईयर्स पे लेके जाएं तो 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को चेक करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट 5 ईयर्स का टेन्योर लें तो 5 ईयर्स में हमें पता चलता है कि मोस्टली जो पोस्ट ग्रेजुएशन था पाकिस्तान के अंदर से, कि जो बैचलर्स डिग्री कर लेते थे 2+2, जो BSc 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स मास्टर्स या 4 ईयर्स ऑनर्स डिग्री कर लेते थे, तो वो लोग मास्टर्स के लिए जाते थे जो कि 1 ईयर या 2 ईयर्स पे होती थी, देन दे मूव ऑन फॉर देयर जॉब एट्सेट्रा। लेकिन रिसेंटली लास्ट अगर 5 ईयर्स में देखें तो ट्रेंड्स चेंज हो गए। वो ट्रेंड्स चेंज हुए, वो जो हमारे इंटरमीडिएट और A लेवल्स के बच्चे हैं पर्टिकुलरली, वो बच्चों ने बाहर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि बैचलर्स डिग्री को परसू करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छा ट्रेंड है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको कंपेयर करें ब्रिटिश या फॉरेन कोई भी क्वालिफिकेशन विद लोकल पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन, तो आपको क्लियर डिफरेंस फील होगा कि जो हमारी टीचिंग क्वालिटी है, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, जो हम बच्चों को इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता, और एजुकेशन में पर्टिकुलरली तो कोई मैच ही नहीं है। तो अभी रिसेंटली जो अंडर ग्रेजुएट का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा देखने में आया है,
उसमें मेनली जो आपके OA लेवल्स के बच्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट 80% पे चले गए हैं, और जो दूसरे बच्चे हमारे FSC वाले हैं उनमें भी काफ़ी इसमें वो आया है। इसकी एग्जांपल ये है कि पहले आइट्स होता था तो ब्रिटिश काउंसिल ही सिर्फ लेती थी एग्ज़ाम, और वो 2-3-4 बड़े सिटीज़ थे उधर लेते थे, और महीने में 2 या 3 दफ़ा। अभी कोई 3-4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्ज़ाम ले रही हैं, और माइनर जो स्मॉल सिटीज़ हैं जैसे फैसलाबाद इवन है, सरगोदा है, इधर भी उन्होंने सेंटर्स बना लिए हैं, और महीने में 3-4 दफ़ा ले रहे हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे आइट्स कर रहे हैं जो कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए। तो आप इससे ही इसको वैल्यूएट कर लें, और इसमें जो मेजॉरिटी है वो जो हमारे मैट्रिक और FSC वाले बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो ये आइट्स कर रहे हैं। तो इससे आपको ट्रेंड का खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस हद तक ट्रेंड बढ़ गया बाहर स्टडीज़ के लिए जाने के लिए। डू यू थिंक इट इज़ द परफेक्ट एज टू अप्रोच सम कंसल्टेंट्स के अब जो है वो बच्चे, क्योंकि सारी बातें इस एज के बच्चे जो है वो 19-20-21 साल के होते हैं, तो आपको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट एज? यस एब्सोल्युटली, आई टेल यू कि अगर आप देखें जो इंटरमीडिएट वाला बच्चा है वो उस एज में है, उस एज ब्रैकेट में है जिसमें उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जाएगा, जिसमें पेरेंट्स नेचुरली हम मिडिल क्लास ज़्यादा अप्लाई कर रही है, तो पेरेंट्स सिर्फ 1 साल की फ़ीस या 6 मंथ्स की फ़ीस अफोर्ड करते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द फीस है उसने उधर जाके हार्डवर्क करना है, जो पार्ट टाइम जॉब करनी है तो अर्न करना है। तो ये एज है, ये बेस्ट एज है जिसमें बच्चा 6-7 आवर्स स्टडीज़ भी करेगा, देन 5-6 आवर्स जॉब भी करेगा, तो अगेन वो अपने फाइनेंशियल को भी मैनेज कर लेगा। तो बेस्ट एज यही है। फिर इसके साथ अगर सिर्फ हम फाइनेंसिस को ना भी देखें तो ये बेस्ट एज है जिसमें बच्चा लर्न कर सकता है, क्योंकि अभी वो यूनिवर्सिटी में नहीं गया। जब वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाएगा तो मल्टी कल्चरल लोग हैं ना, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, डिफरेंट बिहेवियर के लोग, डिफरेंट एप्टीट्यूड के लोग, और फिर जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो बच्चा जब अटेंड करेगा तो नेचुरली वो बच्चा एक डिफरेंट ग्रेजुएट होगा एज़ कम्पेयर टू लोकल क्वालिफाइड। तो ये बेस्ट एज है जी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बच्चे जाते हैं। और किस कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं? आप आने वाले अपने जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हो कि किन कंट्रीज़ की तरफ उनको ज़्यादा जो है उनको परस्यू करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर इसको हम टोटल एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान से यूके जाने वाले बच्चों का है। अच्छा, यूके क्यों जाते हैं बच्चे? क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान से फैमिलीज़ माइग्रेट होकर जाती रही हैं यूके, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो यूके की मार्केट को फोकस करते हैं, जिसकी वजह से यूके का ट्रेंड ज़्यादा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा नज़रिया इस मामले में डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को ये देखनी चाहिए कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, देन फर्दर पार्ट टाइम के बाद फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हों, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उनको परमानेंट रेजिडेंसी या फ्यूचर में अगर वो सेटल होना चाहते हैं तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो इस सिनेरियो में आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दो ऐसी डेस्टिनेशन है जो बेस्ट कंसिडर की जाती हैं इस मामले में, कि डिग्री के बाद उन बच्चे को वहाँ पे सेटलमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कंट्रीज़ माइग्रेंट कंट्रीज़ हैं, वो अलाउ करती हैं कि डिग्री करें, पोस्ट स्टडी वर्क लें, पोस्ट स्टडी वर्क के बाद आप जॉब ग्रैब करें और परमानेंट रेजिडेंसी आप लें, सेटल हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छे और काबिल लोग उनके कंट्री में रुकें और उनकी जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करें। वो आज जैसे आपने बात की कि अच्छे और काबिल लोग, अगर हम अपने अच्छे और काबिल लोग सारे उधर भेज देंगे और उधर जाके, क्योंकि जब हम अपने करियर की बात करते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ जो है ना वो अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर अच्छे काबिल लोग सारे उधर चले जाएंगे तो पाकिस्तान से तो फिर अच्छे काबिल लोग ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये ख़त्म होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक साल में ग्रेजुएट हुए और वो आगे चले गए, पीछे वाले आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10 और करियर काउंसलिंग के हवाले से बात हो रही है, और बात हो रही है हमारी फॉरेन स्टडीज़ की कि किस तरह से कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा आजकल जिनमें रुझान भी है, और कौन सा जो है वो परफेक्ट टाइमिंग है कि आप जो है वो अपने बच्चों के लिए, और बच्चे खुद भी बायसेल्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह ये डिसीजन कर सकते हैं कि अब उन्हें जो है वो अपने करियर को परस्यू करने के लिए अब्रॉड का रुख करना चाहिए, और क्या इसके अच्छे और बुरे इम्पैक्ट पाकिस्तान और
पाकिस्तान के फ्यूचर पे पढ़ते हैं, इसी हवाले से बात कर रहे हैं और कितना अच्छा रहता है ये सफ़र और कितना बुरा रहता है। इसी हवाले से हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन था जो मैंने थ्रू किया और मैं बड़ा जो है ना एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ भी पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारी सारी जो है वो यूथ जितनी भी टैलेंटेड यूथ है वो यहाँ से बाहर चले जाएगी तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी में कौन सर्व करेगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और उसकी तरक्की के लिए किस तरह से राहें हमारूंगी। क्योंकि जो यहाँ से चला जाता है कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो जो पाकिस्तान से निकल जाता है और वहाँ जाके अब्रॉड्स में जाके जो है वो सेटल्ड हो जाता है तो उसको लगता है कि ठीक है मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे लिए सब बेहतर है, तो सब चीज़ें बेहतर हैं। तो तनवीर, इसी हवाले से मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर सारी यूथ यहाँ से माइग्रेट कर जाएगी अब्रॉड में तो पाकिस्तान में कौन लोग रह जाएंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कौन बेहतरी करे। जैसे आपने कहा कि जाहिर बात है फॉरेन कंट्रीज़ यही चाहती हैं कि टैलेंट आए वहाँ पे सर्व करें और उनकी इकॉनमी को बढ़ाएं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें ये बीइंग नेशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें नीड क्या है इस टाइम। जब हम नीड को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास वे आउट मिलेगा, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। करंट सिनेरियो में हमें फंडिंग चाहिए, फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये हमारा बेसिक इस टाइम अगर हम नीड की बात करें तो ये बेसिक नीड है। तो वो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब करेंगे तब भी फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे, ये फुल टाइम करेंगे तब भी फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे। एक तो ये है कि ये इसको अगर ब्लॉक्स में कंसिडर करें तो इसकी एग्जांपल अगेन मैं इंडिया को दूंगा, आल्दो कि हम मतलब कि आपस में एनिमी है, लेकिन अगेन कोई अच्छी चीज़ किसी में हो तो उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इंडिया ने लास्ट 20 ईयर्स में अपने स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में भेजा, पूरी दुनिया में वो पढ़ने गए, उन्होंने इंटरनेशनल जॉब्स हंट की। देन अभी रिसेंटली अगर आप उसके इंडिया के लास्ट 2-3 मंथ्स की न्यूज़पेपर्स उठाएं और इंडिया के आप सोशल मीडिया को पिक करें तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दुनिया में उसको इनवाइट कर रहे हैं वापस आएँ और इंडिया में सर्व करें, बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट्स का भी बड़ा रोल रहता है ना कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको उस तरह से सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा रोल है जी। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये इंडिया का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम अपनी यूथ को वापस लाएं और ये इंडियन गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइज हो रहा है और कंपनीज को कहा जा रहा है कि आप हमारे जो इंटरनेशनल क्वालिफाइड हैं उनको हायर करें और वो हाई पे आ रहे हैं। अगेन उसको कंपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर उनको अर्निंग हो रही है और अपने कंट्री में हो रही है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने कंट्री को छोड़ेगा या बाहर जाएगा। तो नेचुरली अगर हम इसको फेज़ बनाएं तो फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट लेवल पे भेजने में कोई बात नहीं है, भेजना चाहिए। इंटरनेशनल जॉब्स को भी इवन हंट करना चाहिए अलॉन्ग विद वो जो स्टडीज़ है स्टूडेंट के साथ आप टेक्निकल लोगों को भी इंटरनेशनली प्लेस करें। साथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप जब आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को पाकिस्तान में ले आएँ तो फिर नेक्स्ट फेज़ में जैसे इंडिया ने किया आप भी अपने यूथ को वापस बुला लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फिर वही बात है कि जो गवर्नमेंट का जो किरदार है वो बहुत अहम रहेगा कि हम जो है वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करें और इस तरह के इनिशिएटिव्स लें और होप्स हो कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में इस तरह का हो। थोड़ा सा अगर बात करें आपकी कंपनी के हवाले से, आपके हवाले से, तो आपने जब ये करियर परस्यू किया था तो कितना ईजी और कितना मुश्किल रहा आपके लिए और ये सफ़र कितना जो है जाहिर बात है जब आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो बड़ी हडल्स आती हैं, तो आपके लिए कितना ये अच्छा और बुरा या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने 20 ईयर्स को एवेल्यूएट करूं तो जब हम अर्ली करियर में थे तो किसी को बताते थे कि हम क्या करते हैं तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते थे। करियर काउंसलिंग लोग समझते ही नहीं थे ये क्या है, तो वो कहते थे जी अपना इंट्रोडक्शन दें, तो हम उनको कहते थे हम स्टूडेंट वो बाहर भेजते हैं, तो वो हमें यही कहते थे कि अच्छा आप बाहर भेजते हैं, वीज़ा करवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। तो ये जनरल परसेप्शन थी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगी। अब ये टाइम आ गया कि लोग आते हैं हमारे पास तो पेरेंट्स ये डिस्कस करते हैं करियर काउंसलिंग और करियर जो पास हैं, तो नेचुरली वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रेंड्स भी चेंज हुए। हमारी जो कह लें कि ये जो रिकग्निशन है करियर काउंसलर की वो थोड़ी अपग्रेड भी हो गई और अब किसी को बताते हैं हम कि हम करियर काउंसलर हैं, करियर एडवाइस करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन पे, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ जी ये एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो देयर इज़ ए डिफरेंस इन बिटवीन लाइक 20 ईयर्स में हमने काफ़ी इसमें चेंज देखा और ये ईजी नहीं था जब हम इस फील्ड में आए।
तो उस वक़्त जो टेक्नोलॉजी उस वक़्त इतनी नहीं थी, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो मटेरियल ऑनलाइन रेडली अवेलेबल नहीं होता था, प्रोसेस इस्टेब्लिश नहीं थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज़ ने भी अपनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ भी स्ट्रीमलाइन हुई हैं, और जो हमारी रिकग्निशन है बीइंग अ काउंसलर वो भी बहुत ज़्यादा ही। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी बच्चे ने अप्लाई करना है तो वो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकता, उसको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करना है। तो दैट इज़ समथिंग वी कॉल रिकग्निशन। तो इसी तरह से यूके में भी ऐसे ही है कि पार्टनरशिप वो उसी को देते हैं जो जिनकी कोई बैकग्राउंड हो, जिनकी स्टैंडिंग हो, और कनाडा और यूएस भी अभी इसी ट्रेंड के ऊपर, इसी ट्रेंड को फॉलो करने जा रहे हैं। बीइंग कंसल्टेंट, अगर बहुत सारे, जाहिर बात है कि हर बंदा तो बाहर नहीं जाता, जैसे आप हैं, आपके साथ आपकी टीम में भी बहुत सारे मेंबर होंगे, तो क्या टाइम टू टाइम उनकी भी काउंसलिंग के सेशंस चलते हैं? और किस तरह अगर नए आने वाले टीम को ज्वाइन करते हैं आपकी टीम में, अगर कोई एज मेंबर आता है तो वो सारा प्रोसेस कैसे रहता है? और कंसल्टेंट का खुद की जो एटीट्यूड है वो कितना पॉजिटिव है और वो किस तरह से उसको मेनटेन कर सकता है? क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप हर तरह से एक तरह का जो है ना वो मूड में नहीं रह सकते कि पॉजिटिव एंड करियर काउंसलिंग की और काउंसलर की अगर बात करें तो उसका खुद का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी थिंकिंग जो है वो कहीं पे भी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई माई सेल्फ ट्रेन्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मुझे दुनिया में ट्रैवल करने का मौका मिला, मैं कनाडा भी गया, यूएस गया, यूके गया, ऑस्ट्रेलिया गया। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी पार्टनर हैं उनके साथ हम डेज़ की ट्रेनिंग, वीक्स की ट्रेनिंग्स करते रहे। वो ट्रेनिंग्स लेके जब हम आए तो वो हमने ट्रांसफॉर्म की अपने जो जूनियर स्टाफ था, जो हमारी टीम है। और लास्ट कपल ऑफ ईयर से तो हमने विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेंड सेट कर दिया हुआ कि साल में 1 या 2 दफ़ा हमारी टीम से लोग यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है जी, ट्रेनिंग के बगैर तो आप काउंसलर नहीं हो सकते। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है इन बच्चों को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करती है, जो हमारे जो टीम है, हमारे जो काउंसलर हैं। तो और ये ट्रेंड मैंने देखा है कि और भी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो अपने जूनियर स्टाफ्स को भेज रही हैं इंटरनेशनल टूर्स के पे। देखें, इंटरनेशनल एक्सपोजर डेफिनेटली आपको जो है ना वो बूस्ट अप करता है, आपके विजन को ब्रॉड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव करता है। तो हम ब्रिटिश काउंसिल से भी रेगुलर ट्रेनिंग दिलवाते हैं बच्चों को। जैसे हमारी ऑलमोस्ट सारी टीम अक्रॉस दी पाकिस्तान ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड है। आई माई सेल्फ डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ मैं ब्रिटिश काउंसिल का एज अ काउंसलर एडवाइज़र। और जो टीम भी है मेरी वो सारी माशाल्लाह से ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड है। इसके अलावा भी हमारे पास इंटरनेशनल रिकग्निशन हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से है, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से है। तो ट्रेनिंग्स बिल्कुल हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा। कि जिस तरह से आप जब तभी दूसरे को गाइड कर सकते हैं जब आपको फुली उस चीज़ की एक तो एक्सप्लोजर होता है, आपका अवेयरनेस होती है और आपकी ग्रिप भी होती है। और आपके लिए मैं यही पूछने वाली थी कि लोग क्यों परस्यू करें आपकी जो है टीम को, तो उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया। थैंक यू सो मच तनवीर, आपने हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी डिटेल से इस टॉपिक पर बात की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, और हमेशा से हमारी दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।